नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर ब्रज किशोर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का मेरा अध्यापन का विषय है भारत में उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवाद। हमने पूर्व व्याख्यान में देखा कि भारत में किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद की जो धारा है वो 1885 से लेकर 1906 के दशक में हमें देखने को मिली। पहली बार भारतीय संगठित हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक आंदोलन का श्रीगणेश किया। लेकिन उदारवादी राष्ट्रवाद भारतीयों की आशंकाओं को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी राजभक्ति केवल ब्रिटिश शासन के प्रति रही और जिसका परिणाम ये रहा कि उदारवादियों की जो तकनीक थी, विचारधारा थी, प्रवृत्ति थी, उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया। और देखने को सही बात है कि विश्व के अंदर किसी भी राष्ट्र की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसे स्वतंत्रता एकाएक प्राप्त नहीं हुई, अपितु उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल ऐसे नेता जिन्होंने खुलकर उदारवादी राष्ट्रवाद की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये इनका जो रवैया है, इनकी जो तकनीक है वो भारत को स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर स्वतंत्रता चाहिए तो हमें स्वदेशी, स्व शिक्षा और बहिष्कार जैसी तकनीक को अपनाना होगा और तभी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त दिला सकते हैं। और उसके लिए हमें हड़ताल, प्रदर्शन, हिंसक भी करने हो तो हम कर सकते हैं। और उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, एक जापान द्वारा रूस को पराजित करना, एबेस्निया द्वारा छोटे से राष्ट्र द्वारा विशाल राष्ट्र इटली को परास्त करना, ऐसी घटनाएं यानी कि विश्व में घटी। और फिर अमेरिकी स्वतंत्रता जो आंदोलन था, इन्होंने भारतीयों को एकजुट होने में मदद की और उन्होंने उदारवादी जो राष्ट्रवाद है उसको त्याग कर एक नया मार्ग अपनाने की वकालत की। हम देखते हैं कि उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य जो झगड़ा है बढ़ता ही चला गया और 1907 के सूरत अधिवेशन में विधिवत रूप में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन दो भागों में विभाजित हो गया, उदारवादी राष्ट्रवाद और उग्रवादी राष्ट्रवाद। उग्रवादी राष्ट्रवाद जिसके समर्थक लाल बाल, अरविंदो घोष जैसे नेता थे, उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य था कि अब हमें ब्रिटिश राजभक्ति को त्यागना पड़ेगा, हमें संवैधानिक साधनों को त्यागना पड़ेगा, हमें राजनीतिक भिक्षा को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जो मांगता है वो भीख मांगता है और भीख से कभी यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर स्वतंत्रता वास्तव में चाहिए तो हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, हमें निष्क्रिय प्रतिरोध करना पड़ेगा, हमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करनी पड़ेगी, तो ही भारत जो है राष्ट्र वो स्वतंत्र हो सकता है, अन्यथा स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि भारत में एक नवीन स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उत्पन्न हुई जिसने भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया और जिसने भारतीयों को एक ऐसा मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया जिसका उद्देश्य भारत को आज़ादी प्रदान करना था। और आज़ादी ऐसी नहीं जो औपनिवेशिक आज़ादी हो, आज़ादी ऐसी पूर्ण स्वराज्य। हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जो प्रसिद्ध कथन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और इस नारे ने, इस उद्घोष ने भारतीयों के जो खून है उसमें एक नवीन क्रांति का उदय कर दिया। अगर हम कारणों की बात करें कि ऐसे क्या कारण रहे कि जिन्होंने उदारवादी जो राष्ट्रवाद है उसको नकार कर भारतीयों के जो भारत के जो लोग हैं उनमें उग्र राष्ट्रवाद की जो धारा है उत्पन्न की, तो हम देखते हैं उन कई कारण हैं उनमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति। उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे उनका जो उद्देश्य था कि हमें प्रार्थना पत्र देकर, हमें वार्तालाप करके, अंग्रेजों के न्याय प्रति में विश्वास रख के हम अगर अंग्रेज चाहेंगे तो हमें स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। आप उनसे इस तरह से मांग रहे हो जैसे कि आप राजनीतिक भीख मांग रहे हो, क्योंकि भारत कोई अंग्रेजों का नहीं है। भारत उन्होंने धोखे से हमें गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत जो है एक दासता की चक्रव्यूह में फंस गया। और
औपनिवेशिक दृष्टि से देखें तो भारत का जो कच्चा माल है वो यानी कि सस्ती दर पर ले जाकर और उसको कई गुना महंगी दर पर भारत में पक्का माल बेचते हैं और दोहरा दोहरा मुनाफा कमाते हैं। हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से एक ऐसा यानी कि भारतीयों के मन के अंदर धारणा उत्पन्न कर दी कि ब्रिटिश जो शासन है भारत के लिए अभिश्राप है, ना कि वरदान। हम देखें उस समय की तात्कालिक वैश्विक घटना है, एक दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से राष्ट्र एबेसिनिया ने इटली को परास्त कर दिया, जो उस समय की महाशक्ति थी। जापान ने रूस को परास्त कर दिया। तो भारतीयों के मन में है कि जब छोटे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों को पराजित कर सकते हैं तो हम भारत जो एक विशाल राष्ट्र है, हम अंग्रेजों से क्यों ना आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वैश्विक जगत की जो शिक्षा पद्धति है उसका भारतीयों पर प्रभाव। अब पूरे विश्व के अंदर कई विचारक, जिसमें मिल्टन, मिल, लॉक, हॉब्स, अपने विचारों को उन्होंने जनता के मध्य स्वतंत्र रूप में छोड़ दिया। भारतीयों ने जब उन विचारों को पढ़ा तो उन्होंने माना कि वास्तव में ही भारत के अंदर यानी कि सबसे बड़ी कमी ये रही कि उनको शिक्षा से वंचित किया गया। उनको पाश्चात्य शिक्षा है या पाश्चात्य जो विचार है उनको से वंचित किया गया। परिणाम ये हुआ कि जब पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य जो विचार है भारतीयों ने पढ़ना प्रारंभ किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भी यानी कि भारत को आज़ाद करने की लालसा जागने लगी। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वो भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें भारतीयों के लिए स्थान नहीं था, उसमें भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, वो संवैधानिक सुधारों की एक स्थायी योजना प्रस्तुत नहीं कर पाया था। तो उदारवादी जिसको अपना सबसे बड़ी सफलता मान रहे थे, वहीं उग्र राष्ट्रवादियों ने यानी कि उनकी उपलब्धि को नकार दिया और कहा कि ये आपकी उपलब्धि बिल्कुल किसी काम की नहीं है, जो भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाई। फिर हम देखते हैं भारत में धार्मिक पुनरुत्थान और राष्ट्रवाद की नवीन पुनर्जागरण की धारणा। भारत के अंदर अब सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन होने लगे और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों के मन में ये धारणा बैठ गई कि अब हमें दासता से मुक्त होना होगा और उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, एक होना होगा और पुरानी तकनीकों को त्याग कर हमें ऐसी तकनीकों को अपनाना होगा जिससे ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट हिल जाए। और अगर हम और कारणों की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण उस समय 1897 में भयंकर अकाल हुआ और मुंबई के अंदर भयंकर प्लेग फैल गया। ऐसा अकाल जो आज तक नहीं देखा गया। उस अकाल ने भारतीयों को, जो गरीब भारतीय थे, उनको उनकी पीड़ा को उजागर कर दिया। देखते कि अंग्रेज यानी कि उनसे कर वसूलने लग गए ज़बरदस्ती और वह भारतीय भूखे मरते चले जा रहे थे। ऐसा अकाल अंग्रेज उनकी सहायता नहीं कर पाए। अंग्रेज जो भारतीय है उनका शोषण करते रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि गरीबी बढ़ती चली गई। 1897 में जो प्लेग आया, उस प्लेग ने लाखों भारतीयों को मार दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार जो है उस प्लेग के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत नहीं कर सकी जो भारतीय के जीवन को बचा सके। तो हम देखते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि उस प्राकृतिक आपदा में, उस प्राकृतिक जो विपदा आई उसमें भारतीयों को ही यानी कि ब्रिटिश सरकार ने घृणा का पात्र बना दिया। और परिणाम ये हुआ कि हम देखते हैं कि 1857 की जो प्राकृतिक आपदा है उससे भारतीयों के मन में यानी कि धारणा बैठ गई कि अब हमें अंग्रेजी सरकार की जो है, अंग्रेजी हुकूमत को जो है भारत से निकालना ही होगा, क्योंकि ये हमारा कभी भी उत्थान नहीं कर सकते, ये कभी हमारा जो है अच्छा नहीं सोच सकते। इनका एकमात्र उद्देश्य है औपनिवेशिक शोषण करना, आर्थिक शोषण करना। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ, उस समय के जो तात्कालिक जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। ये कह करके बड़ा राज्य है, इस पर शासन नहीं हो सकता है, शासन करने के लिए हमें इसको बांटना पड़ेगा। और जबकि बंगाल में राष्ट्रवाद की जो लहर है, लोगों में राजनीतिक चेतना इतनी तीव्र गति से उत्पन्न हो रही थी, इतनी तीव्र गति से बढ़ रही थी कि अंग्रेजों को चिंता हो गई कि एक राष्ट्रीय जो आंदोलन ना हो जाए। तो परिणाम ये हुआ, हम देखते हैं कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन करा, उससे भारतीय जनता के अंदर इतना अधिक असंतोष हो गया कि भारतीय जनता अब स्वयं को संगठित कर अंग्रेजी शासन से मुक्ति का प्रयत्न करने लगी। हम बात करें लाल बाल पाल का, 18वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो भारत में घटती है
कांग्रेस की स्थापना के बाद जो उदारवादी जो नेता थे, उनको संवैधानिक साधनों की जो धारणा है, लाल बाल ने उसको एकदम तहस-नहस कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमें वास्तव ही स्वतंत्रता चाहिए, ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहिए, तो हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दो, हमें हमारे शासन का अधिकार हमें प्रदान करो, यानी स्वशासन, स्वराज्य, जो कि हमारा अधिकार है। ये राष्ट्र हमारा है और कोई दूसरी जाति, दूसरा राष्ट्र हम पर शासन नहीं कर सकता है। जितना शासन कर लिया, अब वो समय आ गया है कि इनको भारत को छोड़ना ही होगा। तो हम देखते हैं कि लाल बाल उस समय के प्रमुख नेता हो गए और उनके विचारों का प्रभाव तत्कालीन जनता पर पड़ा और परिणाम ये हुआ कि लोगों में जो है एक नवीन चेतना का उदय हुआ, नवीन रक्त का प्रभाव हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर एक नवीन मार्ग उत्पन्न हो गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को मजबूत किया। आर्थिक शोषण सबसे बड़ा कारण था उदारवादी राष्ट्रवाद की कमी का और उग्रवादियों को प्रोत्साहन देने का। दादाभाई नौरोजी ने जो दंड-निष्कासन का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से सस्ते दर पर कच्चा माल ले जा रहे हैं और कई गुना दर पर जो है भारत में बेच रहे हैं, भारत का दोहरा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि भारत की जो संपदा है व्यापक रूप में जो है ब्रिटेन जा रही है और भारत में गरीबी दरिद्रता का एकमात्र कारण है ब्रेन ड्रेन थ्योरी, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत। और उसका परिणाम ये जनता में जब ये सिद्धांत जो दादाभाई नौरोजी के विचार को लोगों ने समझा, देखा, परखा, तो उन्होंने वास्तव में माना कि नहीं, ये गलत है। और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर जो है इस आर्थिक असंतोष ने राजनीतिक चेतना उदय करने का कार्य किया। अब अगर हम बात करें कि भारत में जो उदारवादी राष्ट्रवाद था, उसके बाद जो उग्रवादी राष्ट्रवाद आया, जिसने जनता का मन जीता, जिसने जनता के विचारक सोच को जीता, जिसने जनता का समर्थन हासिल किया, उसका कारण क्या था? तो हम देखते कि उनकी तकनीक, उनकी विचारधारा, उनकी पद्धतियाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष वो कहता है कि ये जो ईसाईयत वाली सल्तनत है, इसके द्वारा जो है हमारी हिंदुत्व संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर वास्तव में हमको स्वतंत्रता चाहिए तो हमें हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाना होगा। अरविंदो घोष पहले विचारक थे जिन्होंने हिंदुत्व पर बल दिया उस समय। बाल गंगाधर तिलक उस समय के महान क्रांतिकारी नेता, मुंबई के अंदर शिवाजी और मराठा दो उत्सव इसलिए प्रारंभ किए ताकि लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो सके, एकता स्थापित हो सके। लोगों में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने मराठा और शिवाजी जैसे उत्सव प्रारंभ करे और परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर हम देखते हैं कि लोगों में राजनीतिक चेतना की और राजनीतिक एकता की ऐसी ज्वाला उठी जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया। उन्होंने 3 तकनीक दी: निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। उन्होंने कहा अगर वास्तव में हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें ब्रिटिश सरकार की समस्त जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना होगा, स्वदेशी पर बल देना होगा। उससे हमारे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, हमारे देश के अंदर रोजगार का स्तर बढ़ेगा, लोगों में भारत में गरीबी कम होगी और परिणाम ये होगा कि हमारे जो लोग हैं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेंगे। और भारत जब आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा तो लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होगी। तो वो स्वदेशी की बात की, उन्होंने स्वदेशी की तकनीक दी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तु को अपनाएं ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, जिससे हमारी गरीबी दरिद्रता दूर हो सके और लोगों में आर्थिक संपदा आ सके और भारत में उद्योग धंधों की स्थापना हो सके जो भारतीय के होंगे, जो ब्रिटिश सरकार के नहीं होंगे। निष्क्रिय प्रतिरोध, उनकी जो तकनीक है निष्क्रिय प्रतिरोध, उस तकनीक ने भारतीयों के मन को जीत लिया और भारत की जो जनता है उसकी एक नवीन सोच उत्पन्न कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा महत्वपूर्ण तकनीक, एक ऐसी तकनीक उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को केवल वही शिक्षा दी जो अंग्रेजों की शासन के प्रति समर्पित हो सके, जो भारतीयों को राजभक्त बना सके, जो भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता के प्रति यानी कि उत्तरदायी बना सके। ऐसी शिक्षा नहीं दी जो यानी कि भारतीयों को मन में ऐसी भावना उत्पन्न कर सके जो भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर सके। केवल बाबू बनाने वाली शिक्षा यानी कि उन्होंने प्रदान की जो ब्रिटिश राज का समर्थन कर सके। तो हम देखते हैं
वो कहते हैं जब तक भारत में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना नहीं होगी, जिनका नियंत्रण और जिसका संचालन भारतीयों के हाथों में नहीं होगा, तब तक हमें जो है आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा का जो उन्होंने स्वरूप दिया, भारत के अंदर आर्य समाज के रूप में कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, जिन्होंने लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का काम किया, लोगों में एक ऐसे विचार को उत्पन्न किया जो ये समझ सके कि भारत भारतीयों का है और हमें ब्रिटिश शासन को सत्ता से बेदखल करना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो उग्रवादी राष्ट्रवाद है, उसने एक नवीन दौर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रारंभ किया, जिन्होंने लोगों को एकता के सूत्र में बांध लिया। और उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता उत्पन्न हुए, जिन्होंने भारत को आज़ादी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धन्यवाद।